नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएचएस स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लेटेस्ट सिलेबस और ट्रेंड्स पर बात करने वाले हैं। लेटेस्ट सिलेबस यानी कि जो सीएचएस 2025 का सिलेबस है उसकी बात करेंगे, और ट्रेंड्स में हम बात करेंगे कि किस तरीके से सीएचएस के क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं, जो आपके साइंस विषय के हैं, आपके एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न आएंगे उनकी बात करने वाले हैं। और साथ में बिगेस्ट स्ट्रेटजी की बात करेंगे, अब तक की जो एनालिसिस है हमारी उस पर बात करने वाले हैं। फिलहाल आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर, जो इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है सीएचएस बीएचयू 2025 या सीएचएस बीएचयू की प्रिपरेशन के लिए। हालांकि 2025 में भी आपने नंबर 1 बना दिया है, इस वजह से 2025 में जो बोलना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक महत्वपूर्ण सूचना यही है, अगर आप चैनल पर पहली बार है, हमारा आप कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। और साथ में अगर सीएचएस की आपको प्रिपरेशन करनी है तो सीएचएस जेएनवी कैपिटल का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी समस्या होती है तो हमारा नंबर है 7355339197 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए, पीडीएफ नोट्स के लिए, सिलेबस के लिए आपको वहां पे मिल जाएगा सीएचएस स्टडी कैपिटल। और व्हाट्सएप चैनल पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, तो आप भी आके जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। प्रतिज्ञा बैच हमारा लॉन्च हो चुका है। प्रतिज्ञा बैच के साथ में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको फ्री क्रैश कोर्स मिलेगा। हालांकि प्रतिज्ञा बैच भी क्रैश कोर्स है, लेकिन हमारा आने वाला कैप्सूल कोर्स वो भी आपको फ्री मिल रहा है, और साथ में टेस्ट सीरीज में हमारा फ्री आपको मिलेगा प्रतिज्ञा बैच के साथ में। तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, तो मुझे लगा वीडियो शुरुआत होने से पहले ये चीजें मैं आपको बता दूं, ताकि आप भी कहीं इधर उधर फंस ना जाएं, आपको एक बेस्ट जगह पे मिल जाए। और इसी वजह से जो हम आपका भरोसा है हमेशा कायम बना के रखते हैं, क्योंकि आपको हर बार हम कुछ बेहतर देके जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात कर लेते हैं सिलेबस की तरफ। तो सबसे पहले चीज, सिलेबस ये रहा, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बारी चैप्टर के नाम ऐसे पढ़ देता हूँ रैंडम सा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। कुछ बच्चे कह रहे हो सर हिंदी में कहा, तो भी रुको, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को हम आपको बताने वाले हैं। चलिए सिलेबस में बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आपका पहला चैप्टर होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फ्रो आपका चैप्टर है। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स आपका चैप्टर है। ऐसे ही अगर आगे बढ़े तो आपका मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल है। कोल एंड पेट्रोलियम कंबशन एंड फ्लेम है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस एंड फोर्स एंड प्रेशर है। फ्रिक्शन है, साउंड है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, सम नेचुरल फिनोमिना है, लाइट है, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम एंड पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर है। ये सारे चैप्टर हैं आप आपके। तो आपको देखने को लग रहा होगा कि सर ये 18 चैप्टर हैं, बहुत ज्यादा हैं, कैसे कवर होगा। तो अब इसी की हम लोग बातचीत करने वाले हैं। पहली चीज तो आपके दिमाग में एक मंत्र होना चाहिए। वो मंत्र क्या है, जो मैं भी आपको लास्ट में थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन पहली चीज उस मंत्र को मैं रिवील कर देता हूं। पहला आपका सिलेबस डिवीजन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, कि आप इन सिलेबस को डिवाइड कैसे कर रहे हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि सिलेबस डिवीजन कैसे करना है। आपको पता होना चाहिए कि साइंस मतलब अगर डिवाइड होता है साइंस, अगर आप आगे आएंगे 9th में, आप 11th में आएंगे तो देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बन जाता है। तो ये है आपका केमिस्ट्री का पोर्शन 1 से लेकर 6 चैप्टर तक, जिसमें आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हिंदी में भी मैंने लिख दिया, आपको मैंने कहा था ना इंतजार करिए, सब कुछ मिलेगा। फसल उत्पादन और प्रबंधन, सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, ऐसे ही संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक्स हैं। फिर धातु अधातु, कोयला और पेट्रोलियम, दहन और ज्वाला है। आगे भाग 2 आपका आता है बायोलॉजी का, जहां से 7 से लेकर 10 चैप्टर तक आपके डिवाइड रहते हैं। पौधों और जंतुओं का संरक्षण, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, जंतुओं में जनन और किशोरावस्था की ओर, ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर हो जाता है। फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, क्यों? क्योंकि फिजिक्स में आपका कुछ यहाँ पे इन्वायरमेंटल चीजें भी डाल दी गई हैं। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बल और दाब से, फिर घर्षण आता है, फिर ध्वनि आता है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव आता है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्रकाश है, तारे और सौरमंडल, और वायु और जल का प्रदूषण। ये आपने कैटेगराइज करना होता है सिलेबस को, ठीक है। सिलेबस आप इस तरीके से जान जाते हैं और आपको कैटेगराइज करने का तरीका मिल जाता है। अब याद रखिए, अब आप पढ़ेंगे किस तरीके से। जब आप साइंस को मान के पढ़ेंगे कि साइंस में 18 चैप्टर हैं, तो आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। आपको मानना है कि आपके पास में विषय यहाँ पे 3 बट गए हैं, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब आपको हर एक की अलग अलग नोट्स बनाने को रखना है। आपको देखना है कि बायो में आपके सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर हैं। बायो में आपका कितने चैप्टर है भाई? ये 4 चैप्टर हैं। केमिस्ट्री में आपके कुल 6 चैप्टर हैं। फिजिक्स में आपके कुल देखा जाए तो 8 चैप्टर हैं। इस तरीके से आपको कैटेगराइज करके रखना। कॉन्फिडेंस इससे बहुत बढ़ता है, मैं बता रहा हूं ऑनेस्टली। उसके बाद जब आपके पास में सिलेबस डिवीजन हो जाएगा, तो अब आपको मूल मंत्र बता देते हैं। जो मैं मूल मंत्र की बात करने वाला था, वो मूल मंत्र ये है कि सबसे पहले चैप्टर डिवीजन, उसके बाद सिलेबस कंप्लीशन, फिर प्रॉपर रिवीजन और मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू सॉल्यूशन। देख रहे हैं, एक रिदम बन गया है ना। एक बार अगर फास्ट पढ़े तो आपको एक रिदम मिल जाएगी। क्या? चैप्टर डिवीजन, सिलेबस कंप्लीशन, प्रॉपर रिवीजन और मॉक टेस्ट एंड
पीवाईक्यू सॉल्यूशन। तो ये आपके पास में मूल मंत्र रहता है जिसको आपको चीजों को फॉलो करना होता है। पहली चीज जो आपको करनी है, चैप्टर डिवीजन मैंने आपको बता दी। अब चैप्टर डिवीजन के अंदर किस तरीके से आपको समझना है वो देखो। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 3 चीजों में बांट दिया है अपनी चीजों को। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपने चीजों को बांट रखा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चैप्टर डिवीजन करना है इस तरह से कि आपके पास में फिजिक्स के 8 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के 6 चैप्टर हैं, बायो के आपके पास में 4 चैप्टर हैं। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि सर मेरे पास ये चैप्टर्स हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मुझे एक भी नहीं आ रहा है। क्लास 8 तक की ही साइंस आपके एग्जाम में आ रही है सीएचएस में। तो अब आपको ये देखना है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास में मुझे आता है बल, दाब, घर्षण, ध्वनि, विद्युत धारा, ऐसे कुछ चैप्टर हैं जो मुझे समझ में आ जाते हैं आसानी से, कुछ चैप्टर हैं जो मुझे नहीं समझ में आते हैं। तो वही काम यहाँ पे आपको करना है कि जो चैप्टर अब आपके समझ में आ रहे हैं उनको अब आपको हर एक को, जैसे मान लेते हैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपने लिख रखा है, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं मैं फिजिक्स, मैंने आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, फिजिक्स मुझे स्टार्ट करना है। अब भौतिक विज्ञान में करना यह है कि अगर आपके पास में चैप्टर्स हैं 7 या 8, तो आपको कैटेगरी बनानी है 3 तरह की। एक कैटेगरी बनानी है आपको इजी, एक कैटेगरी बनानी है आपकी मॉडरेट की, एक कैटेगरी आपको बनानी है डिफिकल्ट की, ठीक है। एक कैटेगरी आपको क्या बनानी है, डिफिकल्ट की। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा बनाने के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर ये चीजें होती हैं। एक इजी लेवल में वो चीजें आती हैं जो उनको ऑलरेडी आता रहता है, मतलब उसमें थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, बस बाकी सब चीजें क्या होती है, पता होती है ना, कि थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे और सब कुछ आ जाएगा। मॉडरेट लेवल में ये होता है कि भाई अच्छा इजी लेवल आपके थोड़ी सी मेहनत करने पे आ जाएगा, मतलब समझ रहे हो, पहले आपने पढ़ रखा है, बस आपको रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। मॉडरेट लेवल में यह है कि थोड़ा सा स्ट्रगल की जरूरत है, मतलब ऐसा नहीं कि हमको समझ में ही नहीं आएगा, आपने पढ़ा नहीं है, आप थोड़ा सा डर गए उस टॉपिक से, बस अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपको चीजें आ जाएंगी, ये आपका मॉडरेट लेवल हो जाएगा। डिफिकल्ट लेवल में ये आ जाएगा कि आपने कभी वो पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि देखो डिफिकल्ट वही होता है जो आपने पढ़ा नहीं है, जो आपको आ नहीं रहा है, तो आप पढ़ेंगे पहले उसे, धीरे धीरे उसे मॉडरेट लेवल पर लेके आएंगे, और लास्ट में सबको लेके आना है इजी लेवल तक, मॉडरेट लेवल को भी और डिफिकल्ट लेवल को भी। तो इस तरीके से आप चीजों को कैटेगराइज करेंगे। याद रखिए मैंने यहाँ पे चैप्टर डिवीजन इसीलिए लिख रखा है क्योंकि फिजिक्स के चैप्टर के अंदर भी हो सकता है आपको कुछ टॉपिक हो जो ना समझ में आ रहे हो, उनको भी आप इसी तरीके से कैटेगराइज करेंगे। तो ये काम आपने कर लिया, फिर आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए कि इसी पैटर्न पर आधारित आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो। देखो मैं यहाँ पे अब साइंस नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं चीजों को तोड़ रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सिलेबस आपको कवर करना है। सिलेबस कंप्लीशन पे पूरा जोर देना है। अगर आपके पास में 2 महीने हैं तो आपका 1 महीने का टारगेट होना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीशन में पूरा लग जाए, जी जान लगा के लग जाए, कुछ भी छोड़ना नहीं। हालांकि 1 महीने 2 महीने अब आपके पास में प्रॉपर नहीं बचे हैं, तो एक तरीके से देखा जाए कम समय है, मात्र अगर आपके पास देखा जाए तो 45-47 दिन का समय है, तो अब उसमें से भी समय में आपको निकालना होगा कि भाई हमें अब सिलेबस कवर करना है विद इन 1 महीने, या बहुत ज्यादा लग जाता है तो मुझे 35-40 दिन में सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है। इस सिलेबस कंप्लीशन के दौरान ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि हम रिवीजन को छोड़ देंगे, आपको रिवीजन चीजों को करते रहना है, ठीक है। रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना आप भूलते जाएंगे, इसीलिए हर बार मैं कहता हूं कि रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। अगर आपकी कंटिन्यूटी नहीं है तो आप किसी भी वक्त जो है कब पीछे चले जाएंगे कुछ पता नहीं पड़ पाएगा। तो इसलिए आपकी कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, सततता बनी रहनी चाहिए, लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आज पढ़ लिया अब कल आराम कर लेते हैं, मम्मी से कहते हैं मम्मी मैंने बहुत पढ़ लिया है अब 2 दिन मुझे आराम चाहिए, तो 2 दिन आराम आपको 2 महीने पीछे लेके जाएगा, और आप भी उसी स्कूल में पढ़ते रह जाएंगे जहां पे आप अभी पढ़ रहे हैं, सीएचएस में नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीजें लगातार पढ़नी है और रिवीजन पे पूरा फोकस रखना है सिलेबस कंप्लीशन के दौरान। उसके बाद आपका फाइनल टच देता है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, पीवाईक्यू सॉल्यूशन। एक महत्वपूर्ण चीज यहां पे मैं आ गया, लेकिन इस बीच भी मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि ये सब बनाते वक्त, चैप्टर डिवीजन करते वक्त, सिलेबस कंप्लीशन के दौरान आपका ये होना चाहिए कि आप जो है प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, और जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो चैप्टर हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब यही जो शॉर्ट नोट्स है, नोट्स क्या है भाई, शॉर्ट नोट्स कैसे बनता है? शॉर्ट नोट्स मतलब कि 2-3 पन्ने में एक ऐसा आपने चैप्टर की समरी तैयार कर ली, एक पन्ने में ऐसा चैप्टर की समरी तैयार कर ली छोटा छोटा लिख के, कि जो आप एक पन्ना देखें तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद हो जाए।
ऐसी समरी आपके पास में होनी चाहिए, और उसी को उठा के बाद में जब आप टेस्ट देंगे क्या गलतियां करी है, क्या सुधार करना है, वो आप समरी देख के अपने आप को सुधार करा सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं। तो मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करते रहना है, कम से कम 15-20 या मिनिमम 10 मॉक टेस्ट तो सॉल्व करो और देखो क्या गलतियां हैं, उसको सुधार करो। पीवाईक्यूज मस्ट है, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करो, बट पीवाईक्यूज के ही भरोसे वहीं बैठना, मैंने कई बार बताया। तो पीवाईक्यूज सॉल्व करो, सीखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से आपको देखा जा रहा है। और साइंस में मैं बता दूं, हर साल कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर से क्वेश्चन उठा के देते हैं। जैसे 18 चैप्टर है ना, तो ऐसा नहीं है कि 18 में से एक एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आएगा, नहीं। किसी चैप्टर में से 3 भी आ जाता है, किसी चैप्टर में से 2 भी आ जाता है, किसी चैप्टर में से 1 ही आता है, किसी चैप्टर में से नहीं भी आता है। बट हमें ये नहीं पता कि किस चैप्टर से नहीं आता है, इसलिए हमें पढ़ना पूरा रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं अभी के लिए, बस इतना ही। याद रखिए प्रतिज्ञा बैच में आप जुड़ जाइए, क्योंकि प्रतिज्ञा बैच एक ऐसा बैच है जिसमें आपको कई सारी चीजें मिल रही हैं, बेनिफिट भी मिल रहा है। तो आप फ्री कैप्सूल कोर्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए प्रतिज्ञा बैच में जुड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच अभी आपका लाइव है, चल रहा है। अभी रिसेंट में एक डिस्काउंट भी मिला था, हालांकि अभी वो डिस्काउंट नहीं है, होली सेलिब्रेशन होने वाला है, शाम को ही आज है, तो आप सभी उसमें जुड़िएगा। अभी के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।